हेलो वेलकम साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके जीएस गुरु पर। तो आज के इस लेक्चर्स में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। उसी क्वेश्चंस पर आज के इस लेक्चर्स में हम डिस्कशन करने वाले हैं और 171 नंबर सवाल से आज का ये लेक्चर से स्टार्ट होने वाला है। प्रीवियस दो ऐसे लेक्चर्स हमने दिए हैं जिनमें सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन हमने कर लिया है और 171 नंबर से पहला नंबर आज की इस लेक्चर्स का क्वेश्चन क्या रहने वाला है, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कीजिए और इस वीडियो का आंसर जो है फटाफट से आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जाके सभी क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिए। निम्नलिखित में से जो है किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में बात किया गया, ध्यान रखेंगे गामा किरण। गामा किरण प्यारे साथियों, ये विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, याद रखेंगे। आरआरबी एनटीपीसी 3 अप्रैल 2016 में पूछा गया सवाल है। सभी क्वेश्चंस को डिटेल्स में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, जिसका पहला नंबर पॉइंट है कि विद्युत चुंबकीय तरंग में गामा किरणें की तरंग दैर्घ्य सबसे कम यानी 10 के पावर माइनस 14 मीटर से 10 के पावर माइनस 10 मीटर तक की होती है। ये याद रखना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपके एग्जाम में काफ़ी सहायता करेगा। एक्स किरण का तरंगदैर्घ्य परिसर जो है 10 के पावर माइनस 10 मीटर से लेकर 10 के पावर माइनस 8 मीटर तक होता है। ये भी पॉइंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे क्वेश्चंस का जो है आप याद रखें, इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि एमसीक्यू साबित हो सकता है आपके एग्जाम में। 172वां नंबर क्वेश्चन है आपके लिए कि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति और आवर्तकाल के बीच सही संबंध क्या है। सही संबंध यानी डायरेक्ट आपसे फार्मूला पूछा गया, सिंपल वे में कह सकते हैं। आरआरबी जेईई 2019 में पूछा गया सवाल है, किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति और आवर्तकाल, आवृत्ति और आवर्तकाल यहाँ पे फोकस करें, आवृत्ति और आवर्तकाल के बीच सही संबंध अगर आपसे पूछा जाए ना, तो एन बराबर 1/t याद रखेंगे। एन बराबर क्या, 1/t, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में नजर आ रहे हैं और बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। इसका जो व्याख्या है 168 नंबर को देख सकते हैं, क्वेश्चंस में टोटल इसकी व्याख्या किया गया। 173 नंबर सवाल है कि किस भौतिक वैज्ञानिक के सम्मान में ध्वनि की आवृत्ति एसआई मात्रक के नाम को नाम दिया गया, यानी एसआई मात्रक को नाम दिया गया, किस भौतिक वैज्ञानिक के सम्मान में, ये आपको बताना है। फटाफट से इस वीडियो का लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कीजिए और यहाँ पे वीडियो के कमेंट में जाइए और इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है और इस बार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे ग्रुप डी वाले के लिए, जो कि जो भी सवाल पूछे जाते हैं रेलवे से संबंधित जो भी एग्जाम हो उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हेनरिक रोडोल्फ हॉर्ट्ज याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हैं कि ध्वनि की आवृत्ति का जो है एसआई मात्रक हर्ज होता है, यह जर्मन भौतिक वैज्ञानिक हेनरिक रोडोल्फ हर्ज के नाम पर रखा गया है। इसको जरूर याद रखिए, ये आपके लिए एमसीक्यू साबित हो सकता है। अगला सवाल है 174 नंबर, निम्नलिखित में से कौन निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता, बताइएगा। फटाफट से सभी को मैं यहाँ पे आंसर देना देखना चाहता हूँ, कमेंट करें सभी लोग अपना अपना आंसर। तो कौन जो है निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता, ध्वनि, प्रकाश, ऊष्मा, यूवी किरण। तो ध्वनि याद रखेंगे, ध्वनि ध्वनि जो है निर्वात में यात्रा नहीं करता। प्रकाश कर सकता है, ऊष्मा भी कर सकता है और यूवी किरण कर सकता है, बट ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए ध्वनि। चलिए ध्वनि के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटें हैं कि ध्वनि अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग होती है। क्या होती है, अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग होती है जो सुनने की अनुभूति पैदा करती है। ध्वनि तरंगे निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती क्योंकि निर्वात में कोई भी माध्यम उपस्थित नहीं होता। ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखेंगे। क्या होता है, निर्वात में कोई भी माध्यम उपस्थित नहीं होता है। चलिए 175 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइए कि मनुष्य के लिए जो है ध्वनि का श्रव परास लगभग कितना तक होता है। ये आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में 13 जून 2022 में पूछा गया सवाल है। 10 हर्ट्ज से 10,000 हर्ट्ज, 20 से 20,000, 30 से 30,000, 40 से 40,000। तो याद रखेंगे ये 20 हर्ट्ज हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक जो है मनुष्य के लिए ध्वनि का श्रव्य परास लगभग जो होता है वो 20 से कितना होता है, याद रखेंगे 20,000 तक होता है। इसको जरूर याद रखिए, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ऑप्शंस नंबर क्या होगा यहाँ पे, बिल्कुल बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, बी प्यार यहाँ पे क्या होगा प्यार बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए कुछ यहाँ पे तरंग की आवृत्ति के बारे में चर्चा कर ले। और श्रव्य का 20 हर्ट्ज से नीचे होता है, मनुष्य के कानों द्वारा इन्हें सुना नहीं जा सकता।
ठीक है। 20 से 20,000 अगर हर्ज हो श्रव्य का तो मनुष्य के कानों द्वारा इन्हें सुना जा सकता है, और प्रश्रव्य 20,000 से ऊपर हो तो मनुष्य के कानों द्वारा इन्हें भी सुना नहीं जा सकता। चमगादड़, कुत्ता, बिल्ली आदि जानवर इन्हें सुन सकते हैं, याद रखेंगे। अगला सवाल है 176 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछे जा रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीक अक्षर तरंग दैर्ध्य को निरूपित करता है। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 13 यहाँ पे 17 जून 2022 में पूछा गया सवाल है, याद रखेंगे। ग्रीक अक्षर तरंग दैर्ध्य को निरूपित करता है तो ये लेमडा याद रखेंगे, लेमडा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और ये काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए। प्रश्न संख्या 157 की व्याख्या देख सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए। 157 नंबर सवाल 77 नंबर सवाल है, मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा लगभग कितना तक होता है। तो मनुष्य के लिए जो ध्वनि का श्रव्य सीमा है प्यारे बच्चों वो लगभग कितना तक होता है, आरआरबी ग्रुप डी में ऑलरेडी पूछा गया सवाल है। याद रखें जो भी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जाते हैं ना पीवाईक्यू में वो रिपीटिव होते हैं, याद रखेंगे। तो मनुष्य के लिए ध्वनि का श्रव्य सीमा लगभग जो होते हैं ये देख सकते हैं रिपीट क्वेश्चन है, जो कि ऑप्शन नंबर आपके डी में नजर आ रहे हैं। याद रहे यहाँ पे 200 है, ऐसा ना कि क्वेश्चंस का ही ऑप्शंस देख के मार दे, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। 178 नंबर सवाल है कि ध्वनि की वह न्यूनतम आवृत्ति क्या है जो मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है। न्यूनतम पूछा गया है जिसमें मनुष्य को रिलैक्स फील हो और आवाज को अच्छी तरीके से सुन सके। आरआरबी एनटीपीसी में ऑलरेडी पूछा गया सवाल है और ये 20 हर्ज, 20 हर्ज याद रखेंगे, 20 हर्ज, जी हाँ 20 हर्ज की आवृत्ति जो है ऑलरेडी सुन सकता है मनुष्य भी। इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है कि 20 हर्ज से 20,000 हर्ज के मध्य की आवृत्ति परिसर वाली श्रव्य ध्वनि तरंगों को मनुष्य के कानों द्वारा सुना जा सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि यह न्यूनतम 20 हर्ज तथा अधिकतम जो होगा वो 20,000 हर्ज की आवृत्ति मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट और एमसीक्यू बन सकते हैं आपके एग्जाम में। 179 नंबर सवाल है कि डैश तरंगे चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं को पता लगाने में सहायता करती है। तो ये प्राश्रव प्राश्रव तरंग दैर्ध्य जो होता है ये चमगादड़ को जो है उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता चल जाता है इन्हीं के माध्यम से। ऑलरेडी 2018 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया। चलिए पराश्रव्य तरंगे के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन पर भी जरा फोकस कर ले। तो पराश्रव्य तरंगे की आवृत्ति जो है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है। प्राश्रव्य तरंग की आवृत्ति बहुत ऊंची होने के कारण उनमें अत्यधिक ऊर्जा भी होती है। ये पहला पॉइंट जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और आपको क्वेश्चंस ला के दे सकता है। दूसरा नंबर पॉइंट है कि चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकती है तथा अपना शिकार भी कर सकती है। कौन चमगादड़, क्योंकि चमगादड़ जो है प्राश्रव्य तरंगे निकालती है जो शिकार अथवा अवरोध से टकराकर परावर्तित होने के पश्चात चमगादड़ के कानों से अभिग्रहित की जाती है, जिसे चमगादड़ उसकी स्थिति और चित्र का अंदाज़ा लगा सकता है। ये भी आपके लिए एमसीक्यू साबित हो सकता है। तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार शेयर करने का भी प्रयास करें सभी ग्रुप डी वाले छात्रों के साथ। अगला सवाल है 180 नंबर, क्या पूछे जा रहे हैं, ध्यान देंगे कि ठोस से गैसीय माध्यम में जाते समय ध्वनि की चाल क्या होती है, आपको बताना है। चलिए एक बार फटाफट से बताइए कमेंट बॉक्स में। तो ठोस से गैसीय माध्यम क्या है, डायरेक्ट आपको सॉलिड से कहाँ जाना है, जी हाँ सॉलिड से कहाँ पे आपको जाना है, यहाँ पे देख सकते हैं गैस में जाना है। तो गैस माध्यम में जाते समय ध्वनि की चाल क्या हो जाती है, तो उसमें जो होती है वो घटती है। क्या होती है, घटती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑलरेडी आरआरबी एनटीपीसी 13 जनवरी 2000 सॉरी 23 जनवरी 2021 के एग्जाम में पूछे गए। कुछ ध्वनि अनुदैर्ध्य के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख ले। तो ध्वनि तरंग दैर्ध्य के रूप में यात्रा करती है। ध्वनि तरंगे का संचारण सभी माध्यम ठोस, द्रव और गैस में संभव होता है, निर्वात के अतिरिक्त, निर्वात को यानी छोड़कर। दूसरा पॉइंट है कि ठोस में ध्वनि की चाल सर्वाधिक तथा द्रव में ध्वनि की चाल गैसों की अपेक्षा अधिक एवं ठोसों के सापेक्ष कम होता है। अतः हम कह सकते हैं कि ठोस में गैसीय माध्यम में जाते समय ध्वनि की चाल घटती है। चलिए 181 नंबर सवाल पर फोकस करें। ये एमसीक्यू आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि समुद्री जल में ध्वनि की चाल डैश होती है। ऑलरेडी जो है ग्रुप डी में 25 अक्टूबर 2018 में पूछा गया सवाल है। और किस लेवल का क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आपके सामने है, देख सकते हैं कि समुद्री जल में जो है ध्वनि की चाल कितनी होती है आपको बताना है। यहाँ पे याद रखेंगे 1531 मिली प्रति सेकेंड, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा। कुछ पदार्थ दिए गए हैं, माध्यम दिए गए हैं, उसको चाल में आपको बताना है
कितने मीटर प्रति सेकेंड से जो है ये मिली नहीं, यहाँ पे क्या होगा मीटर प्रति सेकेंड होगा, याद रखेंगे। तो कितने मीटर प्रति सेकेंड से वो दौड़ता है। वायु में सबसे पहले 0 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस तापमान भी दे रखा है। वायु यानी गैस 332 और 346, हाइड्रोजन गैस 1269, यहाँ पे 1284, ऑक्सीजन गैस का यहाँ पे 0 डिग्री पर बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन 25 डिग्री सेल्सियस पर 316 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दौड़ता है। आसुत जल द्रव 1493, यहाँ पे 1498। तो कुछ इस प्रकार से डाटा है जो कि आपको एक बार नजर डालनी है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? ध्वनि का वेग होता है तो मौसम पर निर्भर नहीं है, या सर्दियों और गर्मियों पर एक समान है, सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में कम है, सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में अधिक है, या सर्दियों की अपेक्षा गर्मी में अधिक है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ऑलरेडी एएलपी टेक्नीशियन में 18 में पूछा गया सवाल है। चलिए, ध्वनि के वेग सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में अधिक होती है, ठंडी वायु की अपेक्षा गर्म वायु में ध्वनि का वेग अधिक होता है। तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर वायु में ध्वनि का वेग जो है 0.61 मीटर प्रति सेकेंड क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है, यानी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 183 नंबर सवाल है कि वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की चाल कितनी होती है। ऑलरेडी 2018 में पूछे गए सवाल है। अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल आपसे पूछा जाए ना, तो याद रखेंगे 332 मीटर प्रति सेकेंड, याद रखें। प्रश्न संख्या अभी जो हमने देखे 181 का व्याख्या आप देख सकते हैं। 184 नंबर सवाल है, 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही या गलत है, ये आपको बताना है। कुछ कथन दिए गए हैं, तो याद रखिए ए में दिए जा रहे हैं कि ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल जो है 316 मीटर प्रति सेकेंड होती है। क्या ये सही है क्या? या आसुत जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो जैसा कि हमने बताया कि वो डाटा जो आपको ऊपर नजर आ रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ना जो है बहुत ही जरूरी है। लेकिन दोनों का दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, ए और बी दोनों सही है, जो कि ऑलरेडी आरआरबी ग्रुप डी 2018 में 3 अक्टूबर के एग्जाम में पूछे गए सवाल है। 181 का व्याख्या आप इसका देख सकते हैं। जिस तरीके से मनुष्य किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की पहचान करता है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसको जो हम लोग बोलते हैं पिच बोलते हैं। पिच क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं, याद रखेंगे पिच बोलते हैं। जिस तरीके से जो है मस्तिष्क जो है किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की पहचान करता है, तो उसको पिच बोलते हैं। आरआरबी एनटीपीसी 27 मार्च 2021 में ऑलरेडी सवाल पूछे गए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है इनका, वो भी हम जरा देख लें। जिस तरीके से मस्तिष्क किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की पहचान करता है, उसे पिच कहते हैं। क्या बोलते हैं? पिच कहते हैं। अगला सवाल है कि ध्वनि की पिच इसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। ठीक है, ध्वनि की लाउडनेस सॉफ्टनेस को इसका आयाम निर्धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीव्र एवं मंद ध्वनि का त्वरत्व क्रमशः अधिक एवं कम होता है, और किसी एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को टोन शोर तान कहते हैं। ये भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। 186 नंबर क्वेश्चन का जवाब जरा बताइएगा कि किसी एकल आवृत्ति की आवाज को निम्न में से क्या कहा जाता है। आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 17 अगस्त जो 2018 का क्वेश्चन है कि किसी एकल आवृत्ति की आवाज को निम्न में से क्या कहते हैं, उसको टोन बोलते हैं। टोन बोलते हैं, याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 185 की व्याख्या आप देखें, उसमें इसके बारे में बताया गया। ध्वनि की पिच इकाई सॉरी ध्वनि की पिच इसकी डैश पर निर्भर करती है। तो ये किस पर निर्भर करती है? 2018 के एनुअल एग्जाम में पूछे गए सवाल है। लय या आवृत्ति, आयाम या तरंग दैर्घ्य। तो आवृत्ति पर निर्भर करती है पिच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्ट्रासाउंड तरंग दैर्घ्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? स्टेटमेंट दिए गए हैं 4 आपके स्क्रीन के सामने, और कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है इसके बारे में बताना है। आरआरबी एनटीपीसी में जो पूछे गए सवाल है 2021 में, ये उच्च आवृत्ति की तरंगे होती है। इसके बारे में अल्ट्रासाउंड तरंगे के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे गलत पूछे जा रहे हैं, इस पर भी फोकस करें। ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल इनके लिए सही है। अगला है कि इसका उपयोग जो है उद्योग में चिकित्सा प्रयोजनों के लिए किया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। ये बाधाओं की उपस्थिति में भी अच्छी तरीके से परिभाषित पथ के बीच यात्रा करती है, लेकिन दोषपूर्ण स्थानों से अल्ट्रासाउंड वापस प्रतिबिंबित नहीं किया जा सकता। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, याद रखें। ये इसी के लिए यूज किए ही जाते हैं अल्ट्रासाउंड, किसी के लिए? दोषपूर्ण स्थानों के लिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। कुछ यहाँ पे अल्ट्रासाउंड तरंगे की विशेषताएं दिए गए, उन पर जरा फोकस करें, ये इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। इन तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? ऊंच होती है, याद रखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है अल्ट्रासाउंड की। इन तरंगों का उपयोग कीमती कपड़ों, वायुयान तथा चिकित्सा प्रयोजनों आदि में किया जाता है। नेक्स्ट
पॉइंट है 3 नंबर की, इन तरंगों का तरंगदैर्घ्य छोटी होने के कारण इनको एक पतले किरण पुंज के रूप में बहुत दूर तक भेजा जा सकता है। काफी थीन यहाँ पे जो है इसका यहाँ निकलता है रे किरण, जिसको हम लोग किरण बोलते हैं, किसका, अल्ट्रासाउंड का। इन तरंगों को चमगादड़, कुत्ता, बिल्ली आदि सुन सकता है, लेकिन मनुष्य इसको बिल्कुल भी सुन नहीं सकता। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए है। 189 नंबर की, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने हेतु मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम कितना समयांतर होना चाहिए? तो लगभग 0.1 सेकेंड का अंतर तो होना ही चाहिए, याद रखें। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने हेतु मूल ध्वनि तथा परिवर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकेंड का समानांतर होना चाहिए। ध्वनि का संवेदन हमारे मस्तिष्क में लगभग 1/10 सेकेंड तक बना रहता है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने हेतु अवरोधक के ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी ध्वनि द्वारा तय की गई कुल दूरी की आधी यानी 16.6 मीटर या लगभग 17 मीटर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन से 190 नंबर की, ध्वनि की दृढ़ता जो दोहरे प्रतिबिंब का परिणाम होता है, इसे क्या कहते हैं? इसको प्रतिध्वनि बोलते हैं। अगला सवाल है प्रतिध्वनि के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनको भी जरा देख ले। तो ध्वनि के परावर्तन के परिणाम होता है किसी परावर्तक सतह से टकराकर पुनः सुनाई देने वाली ध्वनि प्रतिध्वनि कहलाती है। किसी वस्तु के कंपन से ही ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि के बार बार परावर्तन के कारण हमें एक से अधिक प्रतिध्वनि सुनाई देती है। जैसे कि आपके सामने दीवार है और एक बार अगर आप बोलते हैं तो ऐसा शोर होता है, लगता है कि 2 बार किसी और बोल रहा है। तो यही क्या है? प्रतिध्वनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन 191 नंबर कि किसी अन्य कमरे में बात कर रहे हैं लोग की बातें हमें ध्वनि तरंगों के किस गुण के कारण सुनाई देती है? देख सकते हैं कि ध्वनि तरंगे से कितने ज़्यादा प्रश्न आपके इस एग्जाम में पूछे गए आरआरबी एनटीपीसी में, और ये इंपॉर्टेंट भी होते हैं। 2021 में पूछा गया सवाल ये विवर्तन के कारण होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि के किसी अवरोधक के किनारों से मुड़कर आगे बढ़ने की घटना ध्वनि तरंगों का विवर्तन कहलाता है। ये इसका पॉइंट है, याद रखें। किसी अन्य कमरे में बात कर रहे हैं लोग के बात या बंद कमरे से बाहर की ध्वनियाँ ध्वनि तरंगों के विवर्तन के कारण ही हमें सुनाई देती है। 192 है कि संक्षिप्त शब्द जो है सोनार का पूर्ण रूप क्या है? सोनार का पूर्ण रूप आपको बताना है, याद रहे। तो ये जो है इसका होता है साउंड नेविगेशन एंड रेजिंस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। एक उपकरण है, क्या है? सोनार एक उपकरण है जो पानी के नीचे वस्तु की दूरी, दिशा और गति को मापने हेतु अल्ट्रासोनिक तरंगों का प्रयोग करता है। सोनार शब्द के पूर्ण रूप साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग है, यानी इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। ट्रांसमीटर एवं डिटेक्टर सोनार में उपस्थित मुख्य उपकरण है। इनका उपयोग पानी के नीचे वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति का पता लगाने में किया जाता है। 193 नंबर सवाल है कि अधोजल वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति को मापने हेतु अल्ट्रासोनिक तरंगों का प्रयोग या उपयोग करने वाले उपकरण को डैश कहते हैं। उनको जो हम लोग सोनार कहते हैं, जैसा कि क्वेश्चन आपके सामने था। और इस प्रकार के जो भी सुविधाएं अगर लेनी हो तो वो सोनार से ही कर सकते हैं, जब दूरी, दिशा और गति की पता लगाना हो अधोजल यानी आधे जल की गहराई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन पदार्थों से होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता उन्हें डैश कहते हैं। उन्हें अपारदर्शी बोलते हैं, या यहाँ पे पारभासी भी बोल सकते हैं, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रभासी पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे होकर वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता, यानी कुछ तो देखा जा सकता है, इसलिए इनको प्रभासी बोला गया। प्रकृति में कुछ वस्तुएं ऐसे भी होते हैं जिनमें से होकर प्रकाश की किरणें का कुछ भाग पार निकल जाता है एवं कुछ भाग अवशोषित अथवा परावर्तित हो जाता है। इस प्रकार की वस्तुएं पारभाषिक अथवा अर्ध पारदर्शक वस्तुएं कहलाती है। ऐसी वस्तुएं जिनको प्रकाश की किरणें पार कर सकती है या पारदर्शी वस्तुएं कहलाती है। ऐसी वस्तुएं जिनको प्रकाश की किरण पार नहीं कर सकती वो अपारदर्शी वस्तुएं कहलाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट उम्मीद है कि 10th लेवल से ही आपको याद होगा, और इतना तो आप ही कर ही सकते हैं। 195 नंबर सवाल है कि जब डैश वस्तुएं प्रकाश के मार्ग में आती है तो छाया बनती है। तो ये अपारदर्शी वस्तु जब यहाँ पे प्रकाश के माध्यम में आएगा तो छाया लेके आएगा कौन? अपारदर्शी।
196 है कि प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम थ्योरी के बारे में आपसे बात किया जा रहा है। यहाँ पे क्वांटम थ्योरी किसके द्वारा प्रदान किया गया था, तो ये प्लांक के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, प्लांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत के बारे में अगर देखें, वर्ष 1900 से 1901 में जर्मन भौतिक विज्ञानी मैक्स प्लांक ने प्रदान किया। प्रकाश का कणिका सिद्धांत आइजैक न्यूटन ने दिया, और प्रकाश का वैद्युत प्रभाव सापेक्षा का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया। ये तीनों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रकाश जो है डैश में संचारित होता है, तो सीधी रेखा हमेशा ये प्रकाश चुनती है। प्रकाश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में संचरित होती है, यानी गमन करती है। प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचरित होती है। प्रकाश के गमन हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, और प्रकाश की गति निर्वात में सर्वाधिक जो है 3 लाख प्रति मीटर, या कह सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है इनकी सर्वाधिक गति। वह क्षेत्र जहाँ स्रोत से आने वाले पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है, उसको हम लोग प्रच्छा छाया बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसका आप सोल्यूशन देख सकते हैं। प्रकाश की गति डैश है, तो प्रकाश की गति यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में है। एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट है, देख सकते हैं। ये 2018 में पूछा गया, इसके बदले जो अभी हमने किया है जरा उसको भी देख ले, ये कब यहाँ पे पूछा गया है। ये सवाल जो है कहाँ गया, ये शायद ऊपर चला गया, तो वो भी सवाल देखते थे, सेम टू सेम था, और ये भी जो है पूछा गया था हाल ही में। तो अगला नंबर सवाल पर हम लोग जरा फोकस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है। यहाँ से हमें नीला दिखाई देता है, बट वहाँ काला है। टिंडल प्रभाव प्रकाश के डैश से संबंधित है, तो ये प्रकीर्णन से संबंधित है, याद रखेंगे। तो ये रहा टोटल 201 ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और पीवाईक्यू से पूछे गए सवाल, जो कि प्रत्येक ईयर आपसे रिपीटेड किए जाते हैं। इस बार भी आपसे 100% होगा, ये रिपीट करके आपसे पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू है, इसे जरूर याद रखिए। और फटाफट से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करें। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।